नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे किसी जानवर के मरते ही गीद मंडराने लगते हैं, वही हालात इस समय देश के लिबरल और सेकुलर गैंग के हैं। जब कोई आतंकवादी मरता है, कोई गैंगस्टर मरता है, कोई माफिया मारा जाता है, किसी नक्सली को सजा मिलती है या फिर किसी देश के गद्दार का काम तमाम होता है, ये पूरी बिरादरी अपनी मनहूस सूरत लेकर रोना धोना शुरू कर देती है। 8-8 वर्दी वाले यूपी पुलिस के लोगों को मौत के घाट उतारने वाले कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है और उसके एनकाउंटर में हुई मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच गया है। नोट करने वाली बात यह है कि कुछ लोग तो एनकाउंटर से पहले ही छाती पीटने लगे थे, ओहो इसे कोई मार ना दे। सोशल मीडिया पर फैले ये खान मार्केट गैंग के लोग विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर बेहद चिंतित हो गए थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने 8 पुलिस कर्मियों की मौत पर अफसोस जताया हो, उनके परिवार के लिए कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई सांत्वना भरा संदेश लिखा हो। लेकिन जरा देखिए, गुरुवार की रात ही एक वकील सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे को बचाने के लिए पहुंच गया था। मतलब ये कि एनकाउंटर के कुछ घंटे पहले जब उसे उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, तब उसे जिंदा बचाने के लिए दिल्ली में बैठे कुछ शातिर दिमाग अपनी चालें चल रहे थे। इन्हें जैसे ही योगी के तेवर और यूपी पुलिस की तैयारी के बारे में भनक मिली, ये लोग इतने घबरा गए कि ये सारी जमात याकूब मेमन के मामले की तरह इसे बचाने के लिए रात में ही सुप्रीम कोर्ट खुलवाने की फिराक में थी। वो तो कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन है, इसीलिए बात बन नहीं पाई, वरना इन लोगों ने रात में ही उसे बचा लिया होता। वकील घनश्याम उपाध्याय ने विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका से जुड़ी एक जनहित याचिका रात में ही सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। जरा सोचिए, कितनी सोची समझी रणनीति के तहत विकास उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था और खुद ही चिल्ला चिल्लाकर अपना नाम बताकर, और फिर बाकी की कहानी हम सब अलग अलग तरीके से पिछले 2 दिन से लगातार सुनते आ रहे हैं। लेकिन इधर वो गिरफ्तार होता है, उधर एक मानवाधिकार का पैरोकार वकील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है और वो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता है कि तत्काल इस मुठभेड़ पर सुनवाई की जाए। क्यों भाई, इस मामले में सुनवाई की इतनी जल्दी क्या है? लाखों मामले जिस सुप्रीम कोर्ट में सालों से सुनवाई की राह ताक रहे हैं, उन्हें किनारे रखकर एक गैंगस्टर की मुठभेड़ पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंटली सुनवाई की जरूरत क्या है? दरअसल मसला विकास दुबे के एनकाउंटर का नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ सिंह के राज में हुई इस मुठभेड़ पर तो यूं भी सवाल उठने लाजमी ही है। वो भले ही एक ऐसा खूंखार गैंगस्टर था जिस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीन हड़पने और धमकाने के 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन सेकुलर और लिबरल ब्रिगेड को तो उसके मानवाधिकारों की रक्षा पर घड़ियाली आंसू बहाने ही हैं। तो इसीलिए कानून के जरिए ये मोर्चा खोल चुकी है। दरअसल ये बिरादरी सिर्फ उन्हीं मुठभेड़ों और मुद्दों पर सवाल उठाती है जो बीजेपी शासित राज्यों में हुई हो। इनका किसी विकास दुबे से कोई लेना देना है ही नहीं, बस इस बात से लेना देना है कि कैसे अपने एजेंडे के हिसाब से इस मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बाकी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ अगर आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की मुठभेड़ों की बात करें तो याद कीजिए उस वक्त को जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। तब गुजरात की 5 मुठभेड़ें बाकी भारत में हुए 435 एनकाउंटर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। यानी कि सुर्खियों में सिर्फ वो 5 एनकाउंटर थे जो बीजेपी शासित राज्य गुजरात में हुए थे, और बाकी पूरे देश में हुए 435 एनकाउंटर पर तो कहीं कोई बहस हुई ही नहीं। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं। अगर आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2002 और 2007 के आंकड़े देखें तो पूरे भारत भर में पुलिस की तरफ से संदिग्ध फर्जी मुठभेड़ों के 440 मामले आए थे। इनमें से केवल 5 मामले गुजरात में हुए थे, जो बड़े राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी सोराबुद्दीन शेख का 26 नवंबर 2005 को हुआ एनकाउंटर इतना सुर्खियों में आ गया कि ये नाम तो हर किसी की जुबान पर रट गया। हर किसी ने उस वक्त गुजरात एटीएस पर तमाम तरह के सवाल उठाए थे, और वहीं इशरत जहां एनकाउंटर पर भी विवाद रहा। सवाल ये उठता है कि बाकी के 435 फर्जी मुठभेड़ों पर इतनी हाय तौबा क्यों नहीं मची? उन पर सेकुलर और लिबरल जमात ने तहकीकात का दबाव क्यों नहीं डाला? उस वक्त तो केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी।
क्या ये मान लिया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में जिन एनकाउंटर्स को फर्जी कहा गया था उन सबको कांग्रेस सरकार ने सही मान लिया था क्योंकि वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में घटे थे? कांग्रेस का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुजरात में हुई मुठभेड़ों की तरफ ही क्यों था? गुजरात के मामलों की जांच तो सीबीआई को भी सौंपी गई, लेकिन बाकी 435 मामलों को नजरअंदाज क्यों किया गया? कहने का मतलब यह है कि रायता वही फैलाया गया जहां पर वोट बैंक के साथ साथ राजनीतिक गोटियां भी सेट करनी थी। महाराष्ट्र की बात करें तो जब मुंबई पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो थे तब तो मुंबई में कई एनकाउंटर हुए थे। उन्हें तो इसी तरह की मुठभेड़ों के लिए सुपर कॉप कहा जाता है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर उस वक्त मुंबई में फैले अंडरवर्ल्ड के राज का सफाया कर दिया था। मुंबई में उनके अधीन काम करने वाले कई अधिकारियों को तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। उन्होंने जितनी भी मुठभेड़ों को अंजाम दिया, क्या उनमें से कोई भी मुठभेड़ फर्जी नहीं थी? क्या किसी ने उस वक्त उनके धर्म को उनके काम के साथ जोड़कर सवाल उठाए थे? उस वक्त के मीडिया ने क्या ये सवाल मुंबई पुलिस से पूछे थे कि क्या वो इन अपराधियों को मारकर कुछ राजनेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसी ने जानने की कोशिश की थी कि इन गैंगस्टर्स के रिश्ते किस पार्टी के किस नेता से थे? ये सवाल जवाब तब इसलिए भी नहीं पूछे गए क्योंकि ना तो उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और ना ही सेकुलर और लिबरल जमात के एजेंडे में इस तरह का मामला कहीं फिट बैठता था। ये उनके एजेंडे से बिल्कुल अलग मामला था। मजेदार तो यह है कि सुपर कॉप जूलियो रिबेरो ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका टाइटल है बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ अ पुलिस ऑफिसर। इस किताब में उन्होंने उन तमाम पहलुओं और सवालों का जवाब अपने ही अंदाज में दिया है। और जो लोग आज विकास दुबे के एनकाउंटर पर इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं, उन्हें इतिहास को जरूर खंगालना चाहिए। जो कानून की अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना ही किसी भी गैंगस्टर को निर्दोष करार देकर पुलिस को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें तो ये जूलियो रिबेरो की आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए। जूलियो रिबेरो के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने के बावजूद ये जमात उनकी मुरीद बनी रही। और तो और जूलियो रिबेरो को 2015 में असहिष्णुता के खिलाफ बोलने पर इसी सेक्युलर जमात ने सिर आंखों पर बैठा लिया था। जी हाँ, 2015 में, वो वक्त जब केंद्र में मोदी सरकार थी, तब यही सेकुलर और लिबरल जमात ये भूल गई थी कि जूलियो रिबेरो के कार्यकाल में मुंबई में अंडरवर्ल्ड के गुर्गों का सफाया कैसे हुआ था और उस वक्त किसकी सरकार थी महाराष्ट्र में। और तो और 2015 में इसी सेकुलर जमात ने ये तक कह डाला था कि उन्हें लगता है कि जूलियो रिबेरो हिट लिस्ट में है क्योंकि वो ईसाई है। सवाल यहाँ पर सुपर कॉप के कारनामों पर सवाल उठाना कतई नहीं है, उनकी कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठाने का कहीं कोई मंशा नहीं है, बल्कि आप सबको ये तथ्य बताना जरूरी है कि जो बिरादरी आज ये कह रही है कि विकास दुबे को राजनेताओं को बचाने के लिए मारा गया है, उसका फर्जी एनकाउंटर किया गया है, वो बिरादरी इस तरह के एनकाउंटर पर सवाल क्यों नहीं उठाती जहां उनकी खुद की सरकार रहती है। इतिहास में ये सारी कवायदें छिपा कर रखी गई हैं। आपके दिमाग में लुटियन और खान मार्केट गैंग वही बातें भरता है जो उसके एजेंडे में फिट बैठती है, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने में मददगार होती है, बाकी का तो वो जिक्र तक नहीं करता। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान की मुठभेड़ों पर तो आज तक तबसरे किए जाते हैं, लेकिन उसी दौरान पूरे देश में घटी 435 मुठभेड़ों पर कहीं कोई जिक्र नहीं होता, कहीं कोई सवाल नहीं उठाया जाता। आज गैंगस्टर विकास दुबे के लिए छाती पीटने वाले ये क्यों नहीं बताते कि उसका आपराधिक ग्राफ किसके कार्यकाल में बुलंदी तक पहुंचा। ये भी याद करना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ योगी के राज के दौरान पैदा नहीं हुआ था, उसे पैदा करके पालने पोसने वाले हर पार्टी में है। ताजुब तो यह है कि उसकी गिरफ्तारी से पहले यही लोग डरे हुए थे और अब वो मारा गया है तो अंदर से तो बलियां उछल रहे हैं और बाहर से मानवाधिकार के नाम पर छाती पीट रहे हैं। इनकी मानवाधिकार के नाम पर संवेदनाएं क्या सिर्फ आतंकवादियों और अपराधियों के लिए ही हैं? दरअसल देश में जितने भी तथाकथित मानवाधिकार एक्टिविस्ट और एनजीओ हैं, ये सब के सब अर्बन नक्सल हैं। इनका रिश्ता वामपंथी पार्टियों और नक्सली संगठनों से है। ये सरकार के खिलाफ जहर उगलते हैं, सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलनों का समर्थन करते हैं और जो भी बंदूक उठाकर देश के संविधान और व्यवस्था को चैलेंज करता है उसे बचाने में जुट जाते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कश्मीर में कोई मारा जाता है तो इनके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कोई नक्सली मारा जाता है तो ये आग बबूला हो जाते हैं।
किसी आतंकवादी को सजा मिलती है तो रात में सुप्रीम कोर्ट में मर्सी पिटीशन लेकर पहुंच जाते हैं। मतलब ये कि ये सारे लोग तथाकथित एक्टिविस्ट और एनजीओ एक ही एजेंडे पर काम करते हैं। इनकी दुश्मनी मोदी से है, योगी से है, बीजेपी से है और आरएसएस से जुड़े संगठनों से है। इसीलिए ये लोग अपने विरोध की घृणा में इतने डूबे हुए हैं कि वो मोदी, योगी और बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी अपराधी, पॉकेटमार, दंगाई, आतंकवादी और विदेशी एजेंट के साथ खड़े हो जाते हैं। वैसे गैंगस्टर दुबे की मौत कैसे हुई, इसकी जांच हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है। अगर पुलिस वालों से गलती हुई है तो उन्हें सजा देने के लिए देश में अदालतें हैं। दिल्ली में आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के समर्थकों को जज बनने की जरूरत कतई नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।